एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम मिडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। और मिडिवल क्लास में बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और ये यूपीपीसीएस में बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पूछता है। और एंड अदर स्टेट पीसीएस में भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है। और आईएएस के एग्ज़ाम में भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के। मैं उस पर आपको एक लेक्चर बना के दिखा दूंगी कि कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। जो हम अगर एक दो बार ये घटनाचक्र पूर्णावलोकन पढ़ लेते तो आराम से हम वो क्वेश्चंस कर सकते थे। तो अगर यूपीएससी के बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। जब आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उतना ही रिलेवेंट है, यूपीएससी के लिए भी है। तो चलिए आज हम पहली क्लास शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री का। और बहुत ही शॉर्ट्स में नोट बनाए हैं मैंने, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐड किया है। आप एक बार इनको एक दो बार सुन लेना, देख लेना, उसके बाद आप चाहें तो एक बार घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मिडिवल हिस्ट्री में इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इससे बाहर कुछ भी पूछता है तो वो बहुत डीपली पूछता है, वो किसी भी बुक में हमें मिल नहीं पाता है। तो एग्ज़ाम के लिए भी टाइम कम है। अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एनसीईआरटी का जो मिडिवल वाली है एनसीईआरटी है, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, एग्ज़ाम के टाइम हमें याद भी नहीं रहते। तो हमें ये तो इतना कंप्लीट करना ही है, कम से कम 4-5 बार आपको मिडिवल हिस्ट्री घटनाचक्र पूर्णावलोकन जितने भी हैं उनको कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप उनको कर पाएंगे, वरना वो याद नहीं रहते हैं। बहुत ही फैक्चुअल होता है तो आप याद नहीं रख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद। ये वाला चैप्टर थोड़ा कम ही रिलेवेंट रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं घटना चक्र में जो भी है। और कुछ मैंने अदर इंफॉर्मेशन भी ऐड करी है बुक से, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए। तो मैंने वो सारा एकदम कालक्रम एंड कुछ अदर इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में या 2-3 फेमस बुक हैं उनमें से मैंने ऐड कर दी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम वो पढ़ते हुए ही चलेंगे। तो बस आप अच्छे से पढ़ना, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पैगंबर हजरत मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 632 में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ है? मक्का सऊदी अरब में है जो, वहाँ हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है। तो इतना बस एक दो बार सुन लेना। ये वाला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम ही क्वेश्चंस आते हैं इससे, लेकिन हम पढ़ेंगे। जो जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते हुए चलती रहूँगी। चलिए आगे देखते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था, जो कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर विजय के साथ शुरू हुआ। सिंध पर दाहिर का शासन था, राजधानी अरोड़ थी। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमें याद रखनी है। पहला अरबी आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किया गया था, और यह भारत में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। किताबुल यामनी या तारीख यामनी इसने लिखी थी पुस्तक। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी था। शहनामा का लेखक है ये। तो ये बहुत बार पूछा गया है, शहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है, याद रखना है, फिरदौसी शहनामा। गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? तो लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ये भी याद रखना है हमें। पहला तुर्क आक्रमणकारी गजनवी ने ही किया था। अरबी आक्रमण हमने देखा था पहले।
तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और पहला तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, पूछता है। तो भीमदेव प्रथम ने कराया था सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ कब था, तो 1025 से 1026 के बीच में हुआ था। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए और दूसरी तरफ अरबी में सिक्के निर्गत किए गए थे महमूद गजनवी के कार्यकाल में। तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था, एक तरफ अरबी का लेख था। तो मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में ऐसे चांदी के सिक्के निर्गत किए गए। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया। नेतृत्व मूलराज को कौन कर रहा था, तो उसकी मां नायिका देवी कर रही थी। 1178 में गुजरात के आबू पर्वत के निकट ये युद्ध हुआ था, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध था, 1192 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया, तो जयचंद को हराया था। तो चंदावर का युद्ध कालक्रम में पूछता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है, तो हमें याद रखना है चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में। किन के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। कब हुआ, 1192 में हुआ। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं युद्ध। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर मिलती है। दूसरी तरफ कलमा खुदा था अरबी में। तो हमें ये भी याद रखना है देवी लक्ष्मी की आकृति एक तरफ, दूसरी तरफ कलमा खुदा था अरबी में। किसके सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के। इससे पहले हमने गजनबी का देखा था, जिसके एक साइड संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा गया था, दूसरी साइड अरबी में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। महमूद गजनवी 1999 से 1027 तक 17 बार इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया। चंगेज खां 1221 में आया। तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर का कौन था, तो एक मंगोल था। तो ये चारों की हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है, कालक्रम में पूछ लेता है। तो हमें डेट याद रखनी है। गजनबी सबसे पहले आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर चंगेज खान आया, उसके बाद तैमूर आया। तो इन चारों को याद रखना है हमें। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो बख्तियार खिलजी ने विजय प्राप्त की थी बंगाल और बिहार पर। किसका दास था, मोहम्मद गौरी का दास था। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक था। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की कहा जाता है बख्तियार खिलजी को। इसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया और जो उस समय शासक लक्ष्मण सेन था बंगाल का। तो उसको भी याद रखना है, बंगाल पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, और उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश सबसे पहले आता है, तो गुलाम वंश को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहला देखते हैं किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक शाह खिलजी ने सबसे पहले अपने को खलीफा घोषित किया था। 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो खान होता था सर्वोच्च अधिकारी। महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने का दृश्य इब्न बतूता ने मेंशन किया था। डायरेक्टली पूछता है तो इब्न बतूता का नाम याद रखना। 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। खलीफा मुबारक शाह खिलजी से संबंधित। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, किताबुल हिंद को कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो पूछता है किसके विरुद्ध था अंतिम आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी का, तो जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय गवर्नर अपने जनरल को छोड़ गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो मोहम्मद गौरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत काल के ये देखते हैं कितने वंश थे और उनका कार्यकाल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए ये प्रेजेंट किया है। आप अच्छे से बस याद रखिएगा, अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखिए। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनका कार्यकाल, कालक्रम भी पूछ लेता है कौन पहले आया कौन सा बाद में। तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक। तो सबसे ज़्यादा पूछता है तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था, 94 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद गुलाम वंश और तीसरे नंबर पर लोधी वंश का आता है। सबसे कम किसने, खिलजी वंश सबसे कम तक रहा है, इसको भी याद रखना है। गुलाम वंश के कुछ शासक हैं जिनका कालक्रम पूछता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना, तो हमें याद रखना है। पीसीएस में बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं ये सारे पूछना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह बना, फिर इल्तुतमिश बना, रजिया बेगम बनी है, नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। तो इन सब का नाम हमें याद रखना है, स्टार्टिंग के 4-5 को याद रखना ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज को छोड़ भी सकते हैं, रजिया बेगम को याद रखना है, और उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल 1242 से 40 के बीच रहा है। इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है। डायरेक्टली पूछा गया एक दो बार, तो हमें याद रखना है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर मेंशन है, तो याद रखना है अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए खिलजी वंश देखते हैं। तो खिलजी वंश में जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक, ये 3 शासकों का नाम आता है, याद रखना है। 1290 से इनका कार्यकाल शुरू होता है 1320 तक। 3 ही है तो 3 का याद रखना है, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तुगलक वंश देखते हैं। तो तुगलक वंश में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक और उसके बाद अन्य शासक थे। तो इन 3 का याद रखना है, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज तुगलक। सैयद वंश देखते हैं। तो सैयद वंश में पहला खिज्र कहाँ था, फिर मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश में पहला महलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। आपको ये मैं पढ़ दूंगी, एक बार में याद नहीं होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको बार बार आपको रटना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इनके। पीसीएस के लिए तो रखने ही पड़ेंगे, यूपी पीसीएस में बहुत पूछता है, स्टेट पीसीएस में पूछता ही है इन सब से। मध्यकालीन भारत के कुछ शासक थे, उनके उपनाम देखते हैं। तो हेमू को विक्रमाजीत कहते हैं, महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मण देव को बंदा बहादुर, सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था तो गुलरुखी उसका उपनाम है। खुसरो तुर्क अल्लाह, अकबर का अर्श आशियानी, खुर्रम शाहजहाँ, सलीम शाह जहांगीर, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, फरीद शेर शाह, अली गौर शाह आलम द्वितीय, राजराज प्रथम, सिपात शेखर। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था सबसे पहले। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके कार्यकाल। दीवाने वजारत को देखते हैं। तो वित्त विभाग था, दीवाने वजारत वित्त विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहते थे, सैन्य विभाग को रक्षा विभाग भी कहते हैं और बलबन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवान मुस्तक राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल से संबंधित है, इनको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार रिपीट हुए हैं। दीवान बंजारत वित्त विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, किसने इसकी स्थापना की, बलबन ने की है। दीवान मुस्तक राजस्व विभाग को कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की है।
दीवान इंसाफ पत्राचार विभाग, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान अमीर कोई कृषि विभाग, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान इफ्तिखार पेंशन विभाग, दीवान बखूब व्यय विभाग, दीवान रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग। तो ये आगे हम और डीपली पढ़ेंगे जब हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग हैं, आप नाम याद रखना बस। सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य देखते हैं तो वजीर राजस्व विभाग देखता था, आरिज मुमालिक सेना विभाग का प्रधान था, दवीर खासाई पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान था, दीवान रसालत विदेश विभाग का प्रधान था। तो इनको याद रखना है। वरीद मुमालिक वो गुप्तचर विभाग से संबंधित था। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रधान था। कुरान मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। हदीस पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख है। इज्मा मुजद्दिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून है। तो ये इतना पूछता नहीं है, पर अभी टाइम है तो हम पढ़ते हुए चलेंगे। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स लूट खानों और भूमि में किए गए खजानों से प्राप्त धन, जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया बहुत चर्चा में रहता है, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर से संबंधित है। सल्तनत का सेना का वर्गीकरण देखते हैं तो सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपह सलार 10 सरखेलों का प्रधान, अमीर 10 सिपह सलारों का प्रधान, मलिक 10 अमीरों का प्रधान, खान 10 मलिकों का प्रधान, सुल्तान सभी खानों का प्रधान। सुल्तान सर्वोच्च सेनापति होता था सल्तनत काल में, हमने ये पहले भी पढ़ा है, इनको याद रखना है। जब जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से है। सर्व कर लगाया जाता था तो सच्चा सिंचाई कर था, ये बहुत बार पूछा गया। सर्व कर सिंचाई कर। जवाबित राज्य कानून। सल्तनत कालीन सिक्के, टंका, सस्कनी, जीतल किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। आप में से जिसने भी घटना चक्र पढ़ा होगा, पूर्णाविलोकन पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ रही होगी सारी इन्फॉर्मेशन। और ये सारा मैंने अलग से ऐड किया है बुक से, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ये अभी क्वेश्चंस आए नहीं हैं, पर बनने की पूरी संभावना है कि यहाँ से आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। पोलो खेलों का प्रचलन किया तो तुर्कों ने चौगान भी कहते हैं जिसे उसका प्रचलन किया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। इसको याद रखना है, भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था सल्तनत काल में। अभी हम सल्तनत काल ही पढ़ रहे हैं पूरा, तो आप रिलेट करते रहना। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में इसके 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया। तो इन तीनों का नाम याद रखना है, कुतुब मीनार से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते हुए हुई। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। नियमित सिक्के इसने जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। डायरेक्टली पूछता है दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसी वजह से दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बना। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो इल्तुतमिश का माना जाता है। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके कार्यकाल में आया? तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी लिखता था। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश से संबंधित है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। दिल्ली में अमीरों का दमन किया। चांदी का टंका और तांबा का जीतल, ये सारे इल्तुतमिश के कार्यकाल में जारी किए गए।
शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश के कार्यकाल में किए गए। इक्तदारी व्यवस्था इल्तुतमिश से संबंधित है, ये सारे हमें याद रखना है। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां भी कहते हैं। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इलवरी जनजाति का तुर्क था। तो ये बहुत बार पूछा गया है, उलुग खां किसे कहते हैं? तो गयासुद्दीन बलबन को कहते हैं। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन भी था। इलवरी जनजाति का तुर्क था। रक्त और लौह की नीति बलबन से संबंधित है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ भी बलबन ने किया है। तो दोनों को याद रखना है। रक्त और लौह की नीति बलबन से संबंधित है। नौरोज जो कि फारसी त्योहार है, बलबन से संबंधित है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिले इलाही की। किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर चोगा एवं कुल्हा पहनकर बैठी थी। खिलजी वंश को देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। मनोपाधि थी, तो सिकंदर सानी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां। हजार दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं, याद रखना है, हजार दिनारी मलिक काफूर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन, ये तो सबको याद रहता है जब से मूवी आई है। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ लिया है बहुत बार। देवगिरी का शासक कौन है? तो रामचंद्र देव है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय और देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ये दो फैक्ट हैं, दोनों को याद रखना है। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र और शंकर देव दोनों देवगिरी के शासक रहे हैं। गुजरात कर्णदेव, ये दोबारा देखते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी रामचंद्र और शंकर देव, गुजरात कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम देखते हैं। तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल याद रखना है, पूछता रहता है। गुजरात 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, वारंगल 1310 में। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कम कर दिया? तो अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों का नाम संबंधित है। भूमि कर को 50% तक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत कालीन इमारतें देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक काल में बनी थी। कुतुब मीनार, तो ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों संबंधित हैं। 5वीं मंजिल फिरोज तुगलक ने बनवाई थी, हमने अभी पढ़ा था, तो याद रखना ये तीनों कुतुब मीनार से संबंधित है। दरगाह मोइनुद्दीन अजमेर में है, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अतिर किन दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। सीरी का किला याद रखना है, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाजा याद रखना है, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। घोड़े की नाल के आकार का मेहराब है। जमात खां मस्जिद दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। ये तीनों हमें याद रखने हैं। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने। 12 खंबा महल दिल्ली में है, फिर मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। इन सबको आप एक बार देख लेना, आपको याद रहेगा। तारीख हम ग्रंथ देखते हैं कुछ। तारीख फिरोज शाही बहुत बार पूछी गई है, जयाउद्दीन बरनी ने लिखी है।
तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज द्वारा लिखित है। तबकात नाशरी निहाज उर्स सिराज से संबंधित है। तो तारीख फिरोजशाही जयाउद्दीन वर्नी और शम्स सिराज, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन में जो भी हो तो आप लगा सकते हैं दोनों में से। तबकात नाशरी याद रखना है, सिराज से संबंधित है। तारीख यामनी उत्वी ने लिखी है। ताजुल नासिर हसन निजामी ने लिखी है। जो भी हाईलाइट किया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई हैं, तो एकदम रट लेना है इनको। तारीख फिरोजशाही, तारीख तबकात नाशरी, तारीख यामिनी, ताजुल नासिर हसन निजामी, तारीख यामिनी उत्वी। फुतुहात फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। इससे पहले हमने क्या देखी थी, तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही भी फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफीक, ये एक ही किताब है, 4-5 का नाम आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो जिनका भी नाम ऑप्शन में दिया हो आप लगा सकते हैं। जफरनामा मौलाना याजदी, तारीख मुबारक शाही सरहिंदी अहमद सरहिंदी, सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी, तारीख दाऊदी अब्दुल्ला बहरीन अब्दुल रज्जाक द्वारा, ब्रह्मसूत्र वादरायण द्वारा। ये सारे जो इम्पोर्टेंट है हमने उतना कर लिया है, और आप एक बार इनको जो बच्चे हैं उनको देख सकते हैं। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ भी सकता है। तो इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम हैं। आगे देखते हैं, मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार किसने शुरू की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम बनाई गई। गहकर होम टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये चारों याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था इनका। मूल्य नियंत्रण पद्धति, बाजार नियंत्रण प्रथा, पीडीएस, गहकर अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी, इसको याद रखना है। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो याद रखना है, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, 1316 में। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो। अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न। दैवीय अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे याद रखने पड़ते हैं, 2-4 बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो कौन स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था, मुबारक शाह खिलजी। तो इसको याद रखना है। तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं, ये भी याद रखना, अलग क्वेश्चन पूछता है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना, नहर खुदवाना, गयासुद्दीन तुगलक, नहर खुदवाना। डायरेक्टली पूछता है तो हमें याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है। अमीर कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखने हैं, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का ज्ञाता था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोई जिसे कृषि विभाग कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो याद रखना,
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? दौलताबाद, देवगिरी में। तो याद रखना है, दौलताबाद को ही देवगिरी कहते हैं। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसको याद रखना है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिया है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो किताब उल रहला है। तो डायरेक्टली भी पूछता है किताब उल रहला किसने लिखी है? तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही आया था इब्न बतूता, तो इसको भी याद रखना है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो डायरेक्टली पूछता है होली में कौन भाग लेता था? सुल्तानों के नाम दिए रहते हैं, तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूनी ने कहा कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी उस समय ये स्टेटमेंट बोला गया था। बेरोजगार को रोजगार दिलवाना किसने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक के 3-4 काम है, इन्हें याद रखना है। रोजगार कार्यालय की स्थापना, सुल्तानों के दरबार में सबसे अधिक गुलाम और दीवान खैरात, संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति देना। तो दीवान खैरात अलग भी पूछता है, दीवान खैरात के थ्रू क्या किया जाता था? तो संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दी जाती थी। रोजगार कार्यालय याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। सबसे अधिक गुलाम किसके कार्यकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना फिरोज शाह तुगलक। ये चारों हमें याद रखना है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो याद रखना है रोजगार कार्यालय फिरोज तुगलक और लोक निर्माण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक। हमने इससे पहले देखा था कि नहरों का निर्माण किसने कराया सबसे पहले, तो हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक। कंफ्यूज नहीं होना है। हक के सर्व जिसे सिंचाई कर कहते हैं लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारना फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है ब्राह्मणों पर जजिया लगाना फिरोज तुगलक, सिंचाई कर फिरोज तुगलक। ये सारे हमें याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे काम किए थे। टोपरा एवं मेरठ 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन याद रखना है, पूछा गया है। तो टोपरा और मेरठ जो कि 2 अशोक स्तंभ लेख है उसे दिल्ली कौन लाया था? फिरोज तुगलक। तो याद रखना है इसको, टोपरा और मेरठ अभिलेख फिरोज शाह तुगलक लेके आया। 2 संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। तो याद रखना है अनुवाद विभाग फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तो डायरेक्ट भी पूछता है दारुल सफ़ा क्या है? एक अस्पताल है। किसने स्थापित किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तो फिरोज तुगलक का नाम भी याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो याद रखना है विजयनगर की स्थापना किसने की है? हरियर और बुक्का ने। और कब की गई है? 1336 में। दक्षिण में की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय भारत में शासन कर रहा था, ये भी याद रखना है। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। तो हमने पहले भी पढ़ा है सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक के कार्यकाल में ही हुआ था। तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था इसने। सैयद वंश देखते हैं। सैयद वंश याहिद बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख के मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं।
ये याद रखना, तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लोधी वंश देखते हैं तो लोधी वंश सल्तनत काल में कौन अफगान मूल के थे? तो लोधी वंश के लोग जो थे वो अफगान मूल के थे, तो इसको याद रखना, डायरेक्टली पूछता है। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। तो पूछता है कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? तो खतौली का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 1518 में हुआ है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खतौली का युद्ध 1518 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। आगरा नगर की स्थापना 1504 में की गई, सिकंदर लोधी ने की है। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। अन्न के ऊपर कर समाप्त किया सिकंदर लोधी ने। तो सिकंदर लोधी ने राजधानी बनाया था आगरा को, तो ये भी याद रखना है। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की कुछ और चीज़ें बची हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। उनका शासन व्यवस्था कैसी थी उसको देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में प्रांत को एकता तथा एकताओं को सिक्का में विभाजित किया जाता था। इस बार यूपीएससी ने भी पूछा था, तो ये हमें याद रखना है कि प्रांत को एकता कहते हैं और एकताओं को सिक्कों में विभाजित किया जाता था। जो अभी भी ऐसा होता है कि राज्य को जिला में विभाजित करते हैं, तो जिला को सिक्क कहते थे और प्रांत को एकता कहते थे, हमें इसको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत काल में उस्र हमने पहले भी पढ़ा है, मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर है। खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर, जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, तो इसको याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहमनी राज्य साम्राज्य के पतनोपरांत उदित 5 स्वतंत्र राज्य। तो जो बहमनी राज्य का जब पतन हुआ उस समय 5 स्वतंत्र राज्य आए थे, बने थे, तो हमें याद रखना है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। ये डायरेक्टली पूछता है कि बीजापुर के संस्थापक कौन है? तो ये याद रखना है यूसुफ आदिल शाह हैं। अहमदनगर के मलिक अहमद हैं, बरार के इमाद शाह हैं, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह हैं, बीदर के अमीर अली बरीद हैं। गोलकुंडा याद रखना है कुतुब शाह, और बीजापुर याद रखना है आदिल शाह। ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए। शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम थी। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे? तो खास खेल कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, सुल्तानों की स्थायी सेना खास खेल। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। तो पूछता है कि एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। तो ये भी याद रखना है कि फिरोज तुगलक ने दोबारा इसको शुरू कर दिया था। शरीयत, कुरान और हदीस, सल्तनत कानून आधारित था इन पर। शरीयत, कुरान और हदीस पर सल्तनत कानून आधारित था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगाया जाता था, इसको भी याद रखना है। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने, चांदी और जड़ी का काम के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल था। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए कौन प्रसिद्ध है? देवल प्रसिद्ध था। चलिए, आज हमने पूरा सल्तनत काल पढ़ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सारे स्टेट पीसीएस में बनते ही हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग 1-2 बार सुनेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल काल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।